हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको शब कद्र बहुत बहुत मुबारक हो। ईरान के ड्रोन हमले से जल उठा दुबई एयरपोर्ट, तेल टैंकर में धमाके से शोले बुलंद, परवाज़ें मुअत्तल। दुबई में पीर को अलसुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ और ईंधन के टैंक में जबरदस्त आग लग गई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में शोले और धुआं साफ देखा जा सकता है। दुबई मीडिया ऑफिस ने कहा कि एयरपोर्ट के करीब ड्रोन के वाक़े से फ्यूल टैंक मुतासिर हुआ। अगरचे अभी तक किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन इस वाक़े ने ईरान अमेरिका जंग के खतरे को बराह रास्त दुबई की दहलीज तक पहुंचा दिया है। मुकामी लोगों ने बताया कि रात के सन्नाटे में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इसके कुछ ही देर बाद हवाई अड्डे के करीब धुआं और आग के शोले उठते देखे गए। दुबई सिविल डिफेंस और दीगर इमरजेंसी रिस्पांस टीमें फौरी तौर पर जाए वकूफ पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। दुबई मीडिया ऑफिस ने एक्स पर बताया कि टीमें आग पर काबू पाने की मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अगरचे नुकसान बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तहम जानी नुकसान न होने से हुक्काम ने राहत की सांस ली है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल। दुबई में एक ड्रोन से मुताल्लिक वाक़े के बाद हुक्काम ने मुसाफिरों और अमले की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े के नतीजे में आग लग गई, जिसकी वजह से एक फ्यूल टैंक मुतासिर हुआ। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पाने की कार्रवाई की। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो अपनी परवाज़ों की ताज़ा मालूमात के लिए मुतल्लिक़ा एलान से रब्ता करें। वाज़ेह है कि दुबई एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होता है और साल 2025 में तकरीबन 9 करोड़ मुसाफिरों ने यहाँ से सफ़र किया था। ईरान ने पहली मरतबा इसराइल पर सिज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल दागा। आज अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग का 17वां दिन है। इतवार को इस तनाज़े में पहली बार ईरान ने सिज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर हमला किया। ये इत्तला ईरान के सिपाह पासदारान इनक़िलाब इस्लामी यानी IRGC की खबर रसा एजेंसी तस्नीम ने दी है। इधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कल कहा कि ईरान ने ना तो जंगबंदी का मुतालबा किया है और न ही अमेरिका के साथ बातचीत की पेशकश की है। ईरान जब तक ज़रूरी होगा अपना दिफा करता रहेगा। IRGC ने कहा कि सिज्जिल मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसराइल की फ़ौजी और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का जदीद डांसिंग मिसाइल मैदान में 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत। खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों और असासों को निशाना बनाते हुए ईरान ने हालिया हमलों में अपने जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। इत्तलात के मुताबिक इसराइल और अमेरिकी अड्डों को हदफ बनाते हुए ईरान ने पहली बार सिज्जिल मिसाइल इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल मुकामी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है और इसे डांसिंग मिसाइल या आशुरा मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी मार तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है और यह तकरीबन 700 किलोग्राम वजनी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल बुलंद फिजाओं में घूमते हुए हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। इत्तलात के मुताबिक इस मिसाइल की लंबाई तकरीबन 18 मीटर और कतर 1.25 मीटर है, जबकि इसका वजन तकरीबन 23,600 किलोग्राम बताया जाता है। ईरान ने इस मिसाइल की तैयारी का मनसूबा 1990 में शुरू किया था और पहली बार साल 2008 में इसका तजुर्बा किया गया था। बाद अज़ां बेहतर नेविगेशन निज़ाम के साथ कई तजर्बात किए गए, जिनमें एक तजर्बे के दौरान ये मिसाइल तकरीबन 1900 किलोमीटर तक परवास करता हुआ बहरे हिंद तक पहुंचा था। ईरान पर हमले से खाली होने लगा अमेरिकी खजाना, सामने आए चौंका देने वाले एदाद शुमार। ईरान अमेरिका इसराइल के दरमियान जारी जंग 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अब तक ईरान ने अबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वहीं अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर तेहरान से अस्फहान तक B-52 बम्बार तैयारों से बमबारी कर रहा है। अमेरिका के बम ईरानी फौजी अड्डों को तबाह कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी मिसाइलों और ड्रोन से ऐसी ही जवाबी हमले कर रहा है। इस दरमियान अब ये सवाल भी गर्दिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले पर अब तक कितना खर्च किया है। ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका के लिए महंगी साबित होने लगी है, क्योंकि अब तक 15 रोज़ की लड़ाई में अमेरिका के $12 अरब खर्च हो चुके हैं, जबकि अमेरिकी हुक्काम ने हमलों में मज़ीद शिद्दत लाने का इशारा दिया है। ईरान से जारी जंग के दरमियान व्हाइट हाउस की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन ह्यूस्टन ने इतवार के रोज़ अमेरिकी टीवी प्रोग्राम फेस द नेशन में इंकशाफ किया कि अमेरिका ने 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ शुरू होने वाली जंग में अब तक तकरीबन $12 अरब खर्च हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल की अफवाहों पर नेतन्याहू का नया वीडियो जारी। कैफे में कॉफ़ी पीते हुए तंज़िया रद्द-ए-अमल। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अपनी हलाकत की अफवाहों के बाद एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो एक कैफे में कॉफ़ी ऑर्डर करते हुए नजर आए और इन अफवाहों पर तंज़िया अंदाज में रद्द-ए-अमल दिया। वीडियो में उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि मैं मर चुका हूँ कॉफ़ी के लिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अपने लोगों के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। इनका हौसला वाकई काबिल तारीफ़ है। वीडियो के दौरान उन्होंने अपने दोनों हाथ कैमरे के सामने दिखाते हुए कहा कि क्या आप मेरी उंगलियां गिनना चाहते हैं? यहाँ भी हैं और यहाँ भी, देखिए बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर बास पोस्ट्स में दावा किया गया था कि इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो में एक हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही थी और ये वीडियो मसनवी ज़हानत से तैयार की गई है। इसराइली शहरियों के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि लोग ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर निकले, लेकिन महफूज पनाहगाहों के करीब रहें और हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। उन्होंने कहा कि
عوام کا حوصلہ حکومت، فوج اور خفیہ اداروں کو طاقت دیتا ہے اور ایران کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اگر اسرائیلی وزیراعظم زندہ ہے تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، ایران نے کہا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے درمیان ایران کے پاسداران انقلاب نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایرانی انقلابی گارڈز نے کہا ہے کہ اگر نیتن یاہو زندہ ہے تو وہ ان کا تعاقب کر کے انہیں مار دیں گے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق گارڈز نے نیتن یاہو کو بچوں کو قتل کرنے والا مجرم قرار دیا۔ انہوں نے اپنی سرکاری ویب سائٹ سپاہ نیوز پر لکھا، اگر یہ بچوں کو قتل کرنے والا مجرم زندہ ہے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے اور اسے مار ڈالیں گے۔ یہ دھمکی ایسے وقت میں دی گئی ہے جب جنگ کے دوران دونوں طرف سے ایک دوسرے کے رہنماؤں کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے نیتن یاہو نے بھی ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی اور حزب اللہ کے رہنما نائب قاسم کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی دوران نیتن یاہو کے دفتر نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ان خبروں کو مکمل طور پر جھوٹا قرار دیا جن میں کہا جا رہا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ شب قدر کے موقع پر فلائی اوورز پر 2 ویلرز پر پابندی۔ حیدرآباد پولیس نے 16 مارچ کو شب قدر کے پیش نظر شہر کے کئی فلائی اوورز پر ٹریفک پابندیاں نافذ کی ہیں۔ ٹریفک پولیس نے بتایا کہ شب قدر کی رات 10 بجے کے بعد فلائی اوورز پر 2 ویلرز کو چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس نے بتایا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ایکسپریس فلائی اوور، زو پارک سے آرام گھر، بہادرپورہ فلائی اوور، چندرن گٹا فلائی اوور، ڈاکٹر APJ عبدالکلام فلائی اوور، پھسل منڈا پر 2 ویلر گاڑیوں کو آمد و رفت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سلنڈرز کی قلت کا ناشتے کی اشیاء کی قیمتوں پر اثر۔ گھریلو LPG گیس سلنڈر کی قیمت میں 906 روپے سے 965 روپے اضافہ اور قلت کے پیش نظر حیدرآباد میں سڑک کے کنارے ناشتہ فروخت کرنے والے کاروباریوں نے قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں اہم مقامات پر سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے کاروباری صبح کے اوقات میں ناشتے کے تحت مختلف اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ LPG سلنڈرز کی قلت کو دیکھتے ہوئے ناشتے کی اشیاء کی قیمت میں 3 سے 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سابق میں چائے 10 روپے میں فروخت کی جاتی رہی جو 13 سے 15 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اڈلی، ڈوسا اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں تقریباً 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ٹفن سینٹرز کے مالکین نے بھی پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور سلنڈرز کی قلت کو دیکھتے ہوئے اشیاء کی تعداد کو کم کر دیا ہے۔ ایک طرف قیمتوں میں اضافہ تو دوسری طرف غذائی اشیاء کی کمی سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر کے کئی بیکریز نے اپنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ سلنڈرز کی قیمت میں اضافہ اور بلیک مارکیٹنگ میں زائد قیمت کی ادائیگی کا اثر عام آدمی کی جیب پر پڑ رہا ہے۔ 10 سے 15 روپے کا اضافہ کرتے ہوئے ہوٹل مالکین صارفین سے سلنڈرز کے چارجز وصول کر رہے ہیں۔ رسوئی گیس کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف سخت انتباہ، اتم کمار ریڈی نے کہا۔ ریاستی وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا کہ گھریلو گیس سلنڈرز کی کوئی قلت نہیں ہے، تاہم کمرشل گیس سلنڈرز کی سپلائی میں کچھ معمولی مشکلات ہونے کا اعتراف کیا۔ کل اتم کمار ریڈی نے LPG ڈسٹریبیوٹرز اور تیل کمپنیوں کے نمائندوں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ریاست میں LPG سلنڈرز کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ وزیر سول سپلائز نے کہا کہ ریاست میں گھریلو گیس سلنڈرز کی کوئی کمی نہیں ہے اور عوام کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ریاست میں ہر مہینہ تقریباً 58 سے 60 لاکھ گھریلو گیس سلنڈرز فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ سلنڈر سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ عوامی بے چینی کی وجہ سے گزشتہ چند دنوں میں گیس بکنگ دگنی ہو گئی ہے، تاہم گھریلو سلنڈرز کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ میں اس وقت جملہ 811 LPG ڈسٹریبیوٹرز کام کر رہے ہیں اور ریاست بھر میں تقریباً 1.3 کروڑ گیس کنیکشنز موجود ہیں۔ ان میں سے 11 لاکھ کنیکشن اجولا اسکیم اور 28 لاکھ کنیکشن دیپم اسکیم کے تحت فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ تقریباً 7.5 لاکھ کمرشل کنیکشن بھی موجود ہے۔ وزیر موصوف نے اعتراف کیا کہ ریاست میں کمرشل گیس سلنڈرز کی فراہمی میں کچھ مشکلات ہیں۔ ریاست کو روزانہ تقریباً 23,000 کمرشل سلنڈرز کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال صرف 6,200 سلنڈرز ہی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے گائیڈ لائنز کے مطابق تجارتی سلنڈرز کی سپلائی 20% کی حد کے اندر کی جا رہی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے خبردار کیا ہے کہ گیس سلنڈرز کی بلیک مارکیٹنگ کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے عوامی شکایت کے ازالے کے لیے سول سپلائز بھون میں خصوصی ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ وزیر نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ گیس کی فراہمی سے متعلق کسی بھی شکایت کے لیے 1800-425-00-333 نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ریتو بھروسہ کی پہلی قسط کی 22 مارچ کو تقسیم۔ ریاستی حکومت نے کافی تاخیر کے بعد ریتو بھروسہ کی پہلی قسط جاری کر دی ہے، جو کسانوں میں 22 مارچ سے تقسیم کی جائے گی۔ پہلی قسط ان کسانوں کو دی جائے گی جو 1 ایکڑ تک کاشت کی اراضی رکھتے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ریتو بھروسہ اسکیم کی پہلی قسط سدی پیٹ ضلع نرمٹا میں منعقد ہونے والے ایک پروگرام میں تقسیم کریں گے۔ چیف منسٹر 3,590 کروڑ روپے جاری کریں گے، جو اسی دن تقریباً 70 لاکھ کسانوں کے بینک کھاتوں میں راست طور پر جمع ہو جائیں گے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پہلی قسط جاری ہونے کے 20 دن بعد 2,650 کروڑ روپے دوسری قسط کے طور پر جاری کیے جائیں گے۔ ریتو بھروسہ اسکیم کی تیسری اور آخری قسط اپریل کے آخر میں جاری کی جائے گی۔ ریاستی حکومت تقریباً 9,000 کروڑ روپے ڈائریکٹ طور پر کسانوں کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرے گی۔
طلباء کے لیے سائبر سیکورٹی اور مصنوعی ذہانت کی تربیتی مہم کا آغاز۔ ریاست تلنگانہ میں طلباء کو جدید ڈیجیٹل تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے ایک نئی پہل شروع کی گئی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے امریکی ادارے ماسک نیکسٹ جین کے تعاون سے اسکول اور کالج کے طلباء کے لیے سائبر سیکورٹی اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک منفرد تربیتی پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام میں کھیل کے انداز پر مبنی سیکھنے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے تاکہ طلباء آسانی سے پیچیدہ موضوعات کو سمجھ سکیں۔ یہ پروگرام 36 گھنٹوں پر مشتمل ایک سرٹیفکیٹ کورس ہے جو 3 مہینے کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ اس تربیت میں طلباء کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ عملی اور دلچسپ طریقوں سے سیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے تاکہ وہ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ اور ذمہ دارانہ انداز میں کام کر سکیں۔ 3 مہینے پر مشتمل سرٹیفکیٹ کورس لٹل فلاور ڈگری کالج اور TMR-IES بہادرپورہ میں منعقد کیا گیا، جبکہ امانو میں واقع کالج آف جرنلزم میں ایک روزہ خصوصی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ابنی تریویدی نے طلباء سے ملاقات کی اور کامیاب شرکاء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ اس پروگرام کی خاص بات اس کا کھیل پر مبنی تعلیمی طریقہ ہے، جس میں سائبر خطرات، آن لائن دھوکہ دہی، انٹرنیٹ پر ہراسانی اور مصنوعی ذہانت کے اخلاقی پہلوؤں جیسے موضوعات کو کہانیوں، دلچسپ کھیلوں اور حقیقی مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کیپٹن فش بک اور TK ٹرول کنگ جیسے فرضی کرداروں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کم عمر طلباء آن لائن رازداری، محفوظ کھیل اور ڈیجیٹل صفائی جیسے موضوعات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تلنگانہ یونیورسٹی میں 17 مارچ کو روزگار میلہ، تقریباً 50 قومی کمپنیوں کی شرکت، 5000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے پلیسمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان روزگار میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ میلہ 17 مارچ منگل کو یونیورسٹی کیمپس ڈیجیپلی نظام آباد میں منعقد ہوگا۔ اس کا مقصد مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور ہنرمند نوجوانوں کو قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ پلیسمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پاتھا ناگاراجو کے مطابق یہ میلہ وائس چانسلر پروفیسر T یادگیری راؤ اور رجسٹرار M یادگیری کی ہدایت پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں تقریباً 50 نامور کمپنیاں شرکت کریں گی جو IT، ITES، بینکنگ، فارما، نرسنگ، مارکیٹنگ، FMC جیسے ہاسپٹیلٹی اور مینجمنٹ سمیت مختلف شعبوں میں تقریباً 5000 آسامیوں پر بھرتیاں کریں گی۔ یہ روزگار میلہ تعلیمی قابلیت جیسے 10th کلاس، انٹرمیڈیٹ، ڈپلوما، ITI، BE، BTech، ME، MTech، BSc، BCom، BBA، MSc، MCom، MBA، MCA، B فارمیسی، M فارمیسی ڈگری رکھنے والے نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ منتظمین کے مطابق منتخب ہونے والے امیدواروں کو سالانہ 1,80,000 روپے سے لے کر 4,50,000 روپے تک کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ تنخواہ کا تعین امیدوار کی اہلیت اور کمپنی کی ضروریات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس میلے میں شرکت کرنے والے تقریباً 25 سے 30% نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر ناگاراجو نے تمام تعلیم یافتہ نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، بروقت میلے میں شرکت کریں اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مزید معلومات کے لیے امیدوار یونیورسٹی کے پلیسمنٹ سیل سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ عید کے کپڑوں پر شوہر سے جھگڑا، حیدرآباد میں سنگ دل ماں نے 14 مہینے کی بیٹی کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ حیدرآباد کے گولکنڈا پولیس اسٹیشن حدود میں ماہ رمضان میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں عید کے کپڑوں کے معاملے پر شوہر سے جھگڑے کے بعد ایک خاتون نے اپنی 14 مہینے کی شیرخوار بیٹی کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق رسالہ بازار کے رہنے والے عامر علی نے سال 2023 میں مقامی لڑکی غوثیہ سے محبت کی شادی کی تھی اور دونوں کے ہاں 14 مہینے کی بچی ایمن تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ عید کے کپڑوں کے معاملے پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد خاتون نے مبینہ طور پر بچی کو تکیے سے دبا کر ہلاک کر دیا۔ بچی کو فوری طور پر قریبی پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ بعد ازاں نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بچی کی ماں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے اور کیس درج کر کے تحقیقات جاری ہیں۔ KCR نے غریبوں کے مکانات تعمیر کیے، کانگریس توڑ رہی ہے۔ BRS کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر T ہریش راؤ نے تلنگانہ کی کانگریس حکومت پر اقلیتوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو فراموش کرنے کا الزام عائد کیا۔ ہریش راؤ مشیرآباد کے انجمن گرلز ہائی اسکول بھولک پور میں سابق رکن قانون ساز کونسل اور سابق صدر نشین وقف بورڈ الحاج محمد سلیم کی جانب سے غریب مسلم خاندانوں میں راشن کٹس کی تقسیم کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ الحاج محمد سلیم نے اپنے ذاتی خرچ سے تقریباً 1500 غریب خواتین میں راشن کٹس تقسیم کیے اور وہ حیدرآباد میں 10,000 سے زائد کٹس کی تقسیم عمل میں لا رہے ہیں۔ ہریش راؤ نے مختلف علاقوں میں محمد سلیم کی جانب سے 10,000 راشن کٹس کی تقسیم پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ KCR حکومت میں شادی مبارک اسکیم کے تحت 1 لاکھ روپے کی امداد دی گئی اور لڑکی کی پیدائش پر 13,000 روپے اور KCR کٹ تحفہ دیا گیا۔ کانگریس نے شادی مبارک کے تحت 1,60,000 روپے اور 1 تولہ سونے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج تک عمل نہیں کیا گیا۔ اقلیتی بہبود کے لیے علیحدہ سب پلان، 4,000 کروڑ روپے بجٹ اور ائمہ اور مؤذنین کے اعزازیہ کو 12,000 کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حکومت کے 2.5 سال مکمل ہو گئے لیکن ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔
बेरोजगार अखिलती नौजवानों के लिए 1,000 करोड़ का वायदा भी पूरा नहीं हुआ। हरीश राव ने कहा कि केसीआर हुकूमत के शादी मुबारक स्कीम के मंजूरात चेक्स आज भी तकसीम हो रहे हैं। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को तोड़फोड़ हुकूमत करार देते हुए हरीश राव ने कहा कि 2.5 साल में हैदराबाद में एक भी मकान तामीर नहीं किया गया, बरखिलाफ इसके 1 लाख मकानात मुनहदम किए गए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के जूनियर मोदी और जूनियर योगी का रोल अदा कर रहे हैं। रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर अक़लियतों की तरक्की का अज़्म, दावत इफ्तार में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत फलाही स्कीमों और तरक्याती मनसूबों में अक़लियतों को शरीक बनाकर इन्हें तरक्की की राह पर गामज़न करने की कोशिश कर रही है। वह हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़्क़दा सरकारी दावत इफ्तार तक़रीब से खिताब कर रहे थे, जहाँ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP, मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मोहम्मद अली शब्बीर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी समेत वज़रा, अरकान मुक़न्नना और उलमा इकराम मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक इंसानियत की खिदमत, सब्र और ईसार का पैगाम देता है और हुकूमत हर साल इसी जज्बे के तहत दावत इफ्तार का एहतमाम करती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर इक़दामात की वजह से हज़ारों मुस्लिम नौजवान आला तालीम हासिल करके बेहतर मुलाजिमतें हासिल कर रहे हैं, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को भी सरकारी मुलाजिमतें और इनामात दिए गए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अक़लियतों के बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल कायम किए जा रहे हैं और हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। उन्होंने आलमी हालात का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग का माहौल है, इसलिए रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मुल्क और रियासत के अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद के फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी, रुकने पार्लियामेंट P महेश कुमार समेत 6 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद के अजीज़ नगर इलाके में एक फार्म हाउस पर मुनक़्क़दा वीकेंड पार्टी के दौरान ड्रग्स के इस्तेमाल का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अफराद को हिरासत में लेकर टेस्ट किए। इस मामले में आंध्र प्रदेश के एल्लूर के रुकने पार्लियामेंट पुट्टा महेश कुमार को बाद में स्टेशन जमानत दे दी गई और नोटिस जारी करके इन्हें छोड़ दिया गया। ये पार्टी साबिक़ा MLA पायलट रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर मुनक़्क़िद की गई। हफ्ते की रात जब ईगल टीम ने वहां धावा किया तो फायरिंग जैसी आवाज़ सुनाई दी। मौके पर सुमित नामी शख्स के हाथ में बंदूक भी देखी गई, जिसके बारे में इब्तिदाई तौर पर बताया गया कि वो दिल्ली का रहने वाला है। इस मामले पर ईगल टीम के SP गिरिधर ने बताया कि मजमूई तौर पर 6 अफराद के ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इनमें पायलट रोहित रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट पुट्टा महेश कुमार गौड़, रितीश रेड्डी, नुमित, कौशिक रवि और अर्जुन रेड्डी शामिल है। उन्होंने कहा कि हफ्ते की रात किए गए रैपिड टेस्ट में पुट्टा महेश कुमार की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तहम बाद में खून के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। इसी बुनियाद पर इन्हें स्टेशन बेल दी गई। SP के मुताबिक रमेश, श्रवण कुमार, विजय कृष्णा, सेलुवरी शरद कुमार और प्रियंका रेड्डी के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। रात भर मोटरसाइकिल स्टार्ट रखने से मकान में धुआं, एक ही खानदान के 4 अफराद की हालत नींद में दम घुटने से मौत। आंध्र प्रदेश के जिले अन्नामय्या में एक घर के अंदर रात भर मोटरसाइकिल स्टार्ट रखने के नतीजे में धुएं से दम घुटने की वजह से एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या पेंगनूर की त्यागाराजा स्वीट में कल रात पेश आया। तमाम 4 अफराद घर में सो रहे थे। महलूकिन में दादा, 2 पोतियां और एक पोता शामिल है। पुलिस के मुताबिक हेयर सैलून चलाने वाले मुरली नामी शख्स ने अपने बाइक की मैकेनिक से सर्विसिंग कराई थी। इंजन में खराबी की वजह से मैकेनिक ने बोर पिस्टन को तब्दील किया और मुरली को मशवरा दिया कि वो रात भर इंजन को सेट करने के लिए गाड़ी को रात भर स्टार्ट रखे। मुरली ने घर की तमाम खिड़कियां बंद कर दी और बाइक स्टार्ट छोड़ दी। मुरली और इसकी बीवी रेवती छत पर सोने चले गए, जबकि इसके वालिद 70 साल चंद्रैया, बेटा 15 साल कार्तिक के अलावा जुड़वां बेटियां चरिता और चंदना घर के अंदर सो रहे थे। चूंकि घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, इसलिए बाइक से निकलने वाला धुआं पूरे घर में भर गया। इतवार की सुबह रामचंद्रैया और तीनों बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए। मुरली और इसकी अहलिया छत पर सोने की वजह से महफूज रहे। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि इन तमाम की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के खराज और सांस के जरिए जिस्म में जाने से दम घुटने की वजह से हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। 4 रियासतों मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुडुचेरी में इंतखाबात का शेड्यूल हुआ जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतवार को मुल्क की 4 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में होने वाले असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक इंतखाबात का आगाज़ 9 अप्रैल से होगा, जबकि तमाम रियासतों और इलाके के नताइज 4 मई को जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस शेड्यूल का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये इंतखाबात मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी में मुनक़्क़िद होंगे। शेड्यूल के मुताबिक आसाम, केरला और पुडुचेरी में एक ही मरहले में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक मरहले में पोलिंग होगी। मगरबी बंगाल में 2 मरहलों में वोटिंग कराई जाएगी, जिसके तहत 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को राय दही होगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इन तमाम रियासतों और इलाके में डाले गए वोटों की गिनती 4 मई को एक साथ की जाएगी।
5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के साथ साथ 6 रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। जानिए क्या है मुकम्मल शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन ने आज मुल्क में इंतखाबात कैलेंडर के हवाले से एक अहम ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के साथ साथ 6 रियासतों कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले अहम ज़िमनी इंतखाबात की तारीखें भी जारी कर दी हैं। इन खाली सीटों पर 2 मरहलों में वोटिंग होगी, जिससे न सिर्फ मुकामी सियासी तवाज़ुन बल्कि पार्टियों की साख भी परखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात का पहला मरहला 9 अप्रैल 2026 को होगा। इस दिन गोवा, कर्नाटका, नागालैंड और त्रिपुरा की मुतल्लिका असेंबली सीटों पर वोटर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। दूसरे मरहले में 23 अप्रैल 2026 को गुजरात और महाराष्ट्र की खाली सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इंतजामिया ने इन रियासतों में सिक्योरिटी और इंतखाबी तैयारियों को यकीनी बनाया है ताकि ज़िमनी इंतखाबात में भी मरकज़ी इंतखाबात जैसी शफाफियत और ईमानदारी बरकरार रहे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि तमाम 6 रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज 4 मई 2026 को ही ऐलान किए जाएंगे। यही वो दिन है जब मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के असेंबली इंतखाबात के नतायज भी जारी होंगे। एक साथ होने वाली इस गिनती का कौमी सियासत पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले रुझानात मुस्तकबिल की सियासी सिमत का तयन करेंगे। सियासी माहिरीन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात और मरकज़ी इंतखाबात की एक साथ गिनती पार्टियों की हिकमत अमली और इलाक़ाई जमातों के हौसले पर भी असर डालेगी। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 3 रियासतों में ज़बरदस्त सियासी हलचल। एनडीए और इंडिया अलायंस में होगी ज़बरदस्त टक्कर। शाम तक होगा नतायज का ऐलान। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 रियासतों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 2 साला इलेक्शन आज होगा। आज ही के दिन राज्यसभा इलेक्शन की वोटिंग के बाद वोटों की गिनती भी कर ली जाएगी। अप्रैल में मुद्दत-ए-कार खत्म होने की वजह से हो रहे इलेक्शन से बीजेपी की क़यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए को ऐवान बाला में अपने 130 से ज़्यादा सीटों, नामजद अराकीन समेत की अक्सरियत को मजबूत करने का मौका मिलेगा, जबकि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक को अपने अहम गढ़ माने जाने वाली रियासतों में कई सीटें छिन जाने का खतरा है। एक तरफ जहां लोकसभा की मुद्दत 5 साल की होती है और इसे तहलील भी किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा एक मुस्तकिल ऐवान है, लिहाजा ये कभी काम करना बंद नहीं करता है। राज्यसभा के हर एक रुकन की मुद्दत 6 साल की होती है, लेकिन सभी अराकीन की मुद्दत एक ही वक्त पर शुरू या खत्म नहीं होती। इसके बजाय हर 2 साल में 1/3 अराकीन रिटायर होते हैं। इनकी मुद्दत-ए-कार खत्म होने पर इन सीटों को भरने के लिए इलेक्शन होते हैं। यह तरीक़ेकार यकीनी बनाता है कि ऐवान में हमेशा तजर्बेकार अराकीन रहें और इसका काम काज बेहतर तरीके से चलता रहे। वाज़ेह है कि ये राज्यसभा इलेक्शन सियासी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों में कानून साज असेंबली के दाद-ओ-शुमार मुख्तलिफ होते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और इसके इत्तेहादियों का असर और रसूख है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके की क़यादत वाला इत्तेहाद मजबूत है। दरियास्ता मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को कानून साज असेंबली में अक्सरियत हासिल है, इसलिए इन्हें वहां बरतरी हासिल हो सकती है। इसके अलावा बिहार में एनडीए और ग्रैंड अलायंस के दरमियान मुकाबला करीब से देखा जाएगा। बिहार में इफ्तार पार्टी के बाद एआईएमआईएम ने आरजेडी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। पार्टी के रियासती सदर और रुकन असेंबली अख्तर उल ईमान ने यह ऐलान किया है। राज्यसभा हिमायत के बदले एमएलसी सीट की डील। अवैसी की हिमायत से तेजस्वी को मिली बरतरी। राज्यसभा इंतखाबात में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आखिरकार अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि इसके 5 अराकीन असेंबली आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह को वोट देंगे। इस फैसले से महागठबंधन की पोजीशन मजबूत हो गई है और एआईएमआईएम किंग मेकर के किरदार में आ गई है। असेंबली इंतखाबात के दौरान आरजेडी ने एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब राज्यसभा इंतखाबात में आरजेडी की जीत एआईएमआईएम की हिमायत पर मुनहसर हो गई है। एआईएमआईएम ने पहले अपना उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की थी, मगर वोटिंग से ठीक पहले आरजेडी की हिमायत का ऐलान कर दिया। एआईएमआईएम के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने तेजस्वी यादव के साथ रोज़ा इफ्तार करने के बाद हिमायत का ऐलान किया। मशरक़ी वस्ता में सीबीएसई 12th क्लास के एग्जाम्स मनसूख। मगरबी एशिया में जंग में शिद्दत के दरमियान रियाज में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने सऊदी अरब में सीबीएसई से मुल्लिका स्कूलों के प्रिंसिपल से रब्ता किया और इन्हें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और हिंदुस्तानी बरादरी की तायद के लिए सिफारती मिशन के इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। सिफारत खाने ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये बात बताई। सिफारत खाने ने कहा कि डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबुमिथिन जॉर्ज ने फर्स्ट सेक्रेटरी विपुल बाबा के साथ सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपल से वर्चुअल रब्ता किया। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ने इन्हें ब्रीफिंग दी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सवालों का जवाब दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने इतवार को अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग के पेश नज़र मशरक़ी वस्ता के इलाके में 12वीं जमात के बोर्ड एग्जाम्स मनसूख करने का ऐलान किया। क़ब्ल बोर्ड ने खित्ते में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के मनसूखी का ऐलान किया था। कनाडा में नमाज ईद के लिए 3000 ईदगाहों का इंतजाम। कनाडा ने मुसलमानों के लिए हज़ारों ईदगाहें फराहम करने का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ईद उल फितर से पहले मुसलमानों से यकजहती का इजहार किया है। इत्तलात में कहा गया है कि हुकूमत कनाडा पूरे मुल्क में 3000 ईदगाहों के इंतजाम करेगी ताकि किसी मुश्किल के बगैर ईद की नमाज अदा की जा सके। इस पहल का मकसद मुसलमानों को अमन और सुकून और विखार के साथ ईद मनाने का मौका देना है। वज़ीर-ए-आज़म से मंसूब एक बयान के मुताबिक उन्होंने कनाडा में इत्तेहाद और बक़ाए बाहम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा
دیانات تنوع کا احترام کرتا ہے اور اس کا ماننا ہے کہ ہر کمیونٹی کو عزت قبولیت کا احساس ہونا چاہیے اور وہ اپنے مذہب پر عمل کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کینیڈا کے معاشرے کا اہم حصہ ہے اور ملک اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ہر کوئی سلامتی اور یکجہتی کی روایت کے مطابق تہوار منا سکے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔